सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट को 25th को ही शेड्यूल कर दिया गया है। आपका 25th को इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। तो इंग्लिश और लॉ का टेस्ट अब से हर मंडे को बाय डिफॉल्ट हर मंडे को आपका इंग्लिश और लॉ का टेस्ट होगा, विच विल बी अ 3 hours टेस्ट। एंड इन 3 घंटों में आपको कंबाइंड पेपर मिलेगा जो सॉल्व करना है इंस्टीट्यूट पे जाके। ठीक है जी, तैयारी अच्छी रखिएगा। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 ही चैप्टर दे रहा हूँ इस बार के लिए, अगली बार ज्यादा दूंगा। चलिए सर, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सी वी ऑल नो contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract या have the capacity to contract, and the agreement has not been declared as void agreement. ठीक है। अभी ट्री के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट। तो सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है सर कि ऑब्जेक्ट ये ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। यस सर। सर आप जिस ऑब्जेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या एग्रीमेंट बना रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। और ट्री का लेफ्ट हैंड साइड बोलता है कि सर कंसिडरेशन का एलिमेंट होना जरूरी है। और राइट हैंड साइड बोलता है कि सर न केवल कंसिडरेशन का एलिमेंट होना जरूरी है बल्कि वो लॉफुल कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, कंसिडरेशन वाला चैप्टर कर लिया, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर कवर कर लिया, फ्री कंसेंट वाला चैप्टर कवर कर लिया। अब ट्री के हिसाब से 2 चैप्टर्स, एक में ये टॉपिक कवर हो जाएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, और एक नेक्स्ट वाले चैप्टर में वॉइड एग्रीमेंट्स पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है सर। तो एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, 2 चैप्टर। उसके बाद में 2-3 चैप्टर और बचते हैं जहां पर कहीं पर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कहीं पर हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है उसको परफॉर्म करना, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो ये सब करने पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा ही फटाफट खत्म हो जाएगा। और एक कोशिश करते हैं कि अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक में अपन अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दें। तो जब मई फर्स्ट वीक तक भी कोशिश करते हैं अपन अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दें, तो फिर अपने पास में इनफ टाइम रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी और कंपनीज के लिए। ठीक है। 1 महीना के आसपास, 1 से 1.5 महीना के आसपास रहेगा ये सब खत्म करने को, उसमें इजीली हो जाने चाहिए ये सब। ठीक है। तो इजीली तो नहीं बट थोड़ा सा भागना पड़ेगा क्योंकि इस बार फास्ट मोड में चल रहे हैं अपन, रिवीजन मोड में चल रहे हैं, और उसी की जरूरत है। एक एक चीज पूरा पढ़ पढ़ के कराने लग गया मैं आपको क्लास में तो रह जाएगा। मेरी कोशिश है एग्जाम में घुसने से पहले एक बार आपको पूरा कोर्स में रिवाइज करा दूं। चलिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सर सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। लीगल एनफोर्सिबिलिटी की कंडीशंस कहां दी हुई है सेक्शन 10 में, तो वहां पर आ रहा है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। सो सेक्शन 10 से आ रहा है। अब कई बार क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कि सर ये कंडीशन लॉफुल ऑब्जेक्ट में जानी चाहिए या फिर लॉफुल कंसिडरेशन में जानी चाहिए। सर अपने को ये ध्यान रखना है कि सर दोनों ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होने चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। कई बार डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि सर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बोले या अनलॉफुल कंसिडरेशन बोले, पर सर कोई भी एक नहीं है, उससे आप टेंशन मत लेना, कोई भी एक नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। चलिए, तो फिर अब सेक्शन 23 क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सर
सेक्शन 10 तो क्या बोलता है, देखिए सेक्शन 10 और 23 दोनों मेंशन करिएगा जब लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की बात आए, ठीक है। सेक्शन 10 और सेक्शन 23 दोनों मेंशन, याद रखो ये कुछ ही सेक्शंस में आपको याद करने का बोल रहा हूं ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप लोग वहां पर पूरे नंबर लेके आ सको। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 23, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ must be for lawful object and consideration. If both the object and consideration of an agreement is not lawful, it is a void agreement. It is a void agreement. शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, यहीं पर आकर रुक जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो मेंशन सेक्शन 10 एंड सेक्शन 23। अब किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल कब होता है, किसी किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन अनलॉफुल कब होता है, करीब 6 सिचुएशंस दी हुई हैं। इन 6 सिचुएशंस को आइए डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन है द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। यदि लॉ में वैसा काम करने को मना किया गया है, देन द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। सर कब, या तो क्रिमिनल लॉ में मना किया गया है इफ इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ, या फिर इफ इट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल लेजिस्लेशन। स्पेशल लेजिस्लेशन का मतलब है सर कोई स्पेशल एक्ट, लेजिस्लेशन का मतलब है कि सर कोई स्पेशल एक्ट बना के उसको मना किया गया है, कोई स्पेशल एक्ट बना के उस काम को फॉरबिड किया गया है। यानी कि लॉ डायरेक्टली मना कर रहा है आपको कि सर ऐसे ऑब्जेक्टिव के वाले एग्रीमेंट नहीं बनाने या ऐसे कंसिडरेशन वाले एग्रीमेंट नहीं बनाने हैं, तो फिर वो वैसा काम आपको, वैसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने। फॉर एग्जाम्पल पनिशेबल बाय लॉ, सर एक्स और वाई ने जेड का मर्डर करने का एग्रीमेंट बना लिया, सर कहां पर पनिशेबल है, सर आईपीसी में पनिशेबल है, ठीक है, वैसे काम नहीं करने हैं। या फिर किसी स्पेशल एक्ट में वैसा काम करने को मना किया गया है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट की यदि अपन बात करें, वहां मना किया गया है कि 14 साल से कम बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा, उस इससे रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं करना है। या फिर जो डेंजरस वर्क्स हैं वहां पर वुमेन या फिर ओल्ड एज पीपल को काम पे नहीं रखना है, तो फिर ऐसे लोगों को, स्टील फैक्ट्री होती है वहां पर हाथ कटने का बहुत डर रहता है, तो वहां पर मान लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट में फॉर एग्जांपल यदि ऐसा लिखा हुआ हो कि वुमेन और ओल्ड को डेंजरस वर्क में हैंडल नहीं करना है, तो एक स्पेशल लेजिस्लेशन है सर जो इस काम को मना कर रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स उनको नौकरी पे रखने के नहीं बनाने हैं। सो डायरेक्टली खुद लॉ फॉरबिड कर दे, वहां पर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा। सर लेकिन हमारे लॉ मेकर्स इतने भी, कोई भी, केवल लॉ मेकर्स की बात नहीं करूं मैं, हम में से कोई भी, चाहे जिग्नेश हो, चाहे रतीश मोदी सर हो, चाहे ओम हो, कोई भी हो, सिया हो, वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं कि लॉ को बनाते वक्त सारी सिचुएशंस को फोर्सी कर लें कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैसे जैसे लॉ प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे नई सिचुएशंस पता पड़ती हैं, तो वैसे वैसे सेक्शंस के बीच में नए सेक्शंस डालना चालू कर देते हैं उस सेक्शन को कवर अप करने के लिए, उस सेक्शन को कवर अप करने के लिए नए नए सेक्शंस डालना चालू कर देते हैं। तो लॉ का प्रोग्रेस होने का तरीका ही यही होता है। तो सर न केवल लॉ मेकर्स इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं, आम आदमी लॉ मेकर्स कोई भी इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि सारे सिचुएशंस को पहले से ही फोर्सी कर ले। अब मान लीजिए लॉ में एक बात मना की गई है कि ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो लॉ इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि उसको फॉलो किया जाए, हम लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये समझ सके कि इस लॉ को ब्रेक कैसे किया जाए, इस लॉ में विंडो कहाँ है जिसके थ्रू अपन उस विंडो का फायदा ले सकते हैं, दूसरी तरफ देख भी सकते हैं और लॉ भी नहीं टूटेगा। तो सर डायरेक्टली यदि कोई चीज लॉ में मना नहीं करी गई है लेकिन इनडायरेक्टली आप वो काम कर लेते हैं, डायरेक्टली कोई चीज लॉ में मना करी गई है, तो वो तो आ जाएगी फर्स्ट पॉइंट में। कैसे फर्स्ट पॉइंट में कि सर इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लेकिन लॉ में कोई चीज डायरेक्टली मना नहीं की गई है, आप उस चीज को इनडायरेक्टली परफॉर्म कर देते हैं, तो लॉ भी नहीं टूटा
और आपका काम भी हो गया, लेकिन ये वैसा ही हो गया जैसे आपने लॉ की धज्जियां उड़ा दी, लॉ को हरा दिया, ठीक है, लॉ का पर्पस फेल कर दिया आपने। तो सर डायरेक्टली लॉ में मना किया गया है, बहुत अच्छी बात है, आपने इनडायरेक्टली कोई काम ऐसा कर दिया जिससे लॉ भी नहीं टूटा लेकिन वो लॉ डिफीट हो गया, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं है। कि सर कैसे? कि सर मुंबई से पुणे जाने पे बैन लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, एक बाईपास रास्ता पकड़ते हैं जिससे आप यहां से चालू हुए और आप धीमे धीमे करके पुणे पहुंच गए, बाईपास रास्ता पकड़ते हैं, आपने लॉ भी नहीं तोड़ा और आपने इस लॉ को बाईपास कर दिया, इस लॉ की धज्जियां उड़ गई, ठीक है। जब अपन हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं, हार्ट के ऑपरेशन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, कहीं पर स्टेंट लगता है, कहीं पर पेसमेकर मशीन लग जाती है, कहीं पर बाईपास होता है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, आपकी जो ऑलरेडी जो धमनियां, जिन वो पाइप्स जिनके अंदर खून बह रहा होता है उसमें कहीं कहीं क्लॉट जम जाता है, तो ये यहाँ से आगे खून की सप्लाई नहीं जा पाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये जो ऑलरेडी बह रही है इस आपकी शरीर की दूसरी जगह से एक वैसा ही नस को निकालते हैं और एक बाईपास क्रिएट कर देते हैं, तो यहां से यहाँ का रास्ता रह गया, खून ने यहाँ से यहाँ का रास्ता बना लिया और इधर से आ गया। तो बाईपास मतलब आपने डायरेक्टली यहाँ की बजाय कोई दूसरा रास्ता ले लिया जिससे आप यहां से यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, एक जगह के लोकल लॉज में था कि आपकी जो भी बिल्डिंग है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, यदि आपने टैक्स 5 साल तक का नहीं दिया तो फिर वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बिल्डिंग को सीज कर देगा और उसे ये अधिकार होगा कि वो आपकी बिल्डिंग की नीलामी कर देगा, ठीक है। जब वो नीलामी कर देगा तो वहां पर क्या होगा, सर उस नीलामी में मिस्टर एक्स की ये बिल्डिंग थी जिन्होंने लोकल टैक्स नहीं भरा, उस नीलामी में मिस्टर एक्स खुद पार्ट नहीं ले सकते हैं इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए। लॉ क्या था, वो डायरेक्टली मिस्टर एक्स को प्रोहिबिट कर रहा था इस बिल्डिंग को में बोली लगाने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है सर। अब ऑक्शन हेल्ड हुआ, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर अपने फ्रेंड मिस्टर वाई से एक एग्रीमेंट बनाया, देख तू बोली लगा लेना, जो भी बोली में तू खरीदेगा वो मैं तेरे को पैसा चुका दूंगा और वो फिर बाद में बिल्डिंग तू मेरे नाम कर देना, दोस्ती का धर्म निभा। तो सर एग्रीमेंट तो बन गया, घर खरीदना और बेचना कहीं पर भी डायरेक्टली मना नहीं किया गया है लॉ में, तो इस एग्रीमेंट का हाल फिलहाल तो लॉफुल ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन जब अपन पर्दे के पीछे की चीज देखते हैं तो इससे हो क्या रहा है, ये जो लॉ बना हुआ था ना जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर एक्स जिनकी वो घर था वो और जिन्होंने टैक्स नहीं चुकाया था वो खुद अपना घर खरीदने की बोली नहीं लगा सकते, आपने इस एग्रीमेंट के थ्रू इस वाले लॉ को बाईपास कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। खरीद मिस्टर वाई रहे हैं तो ये लॉ टूटा भी नहीं और बाद में मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को भेज दिया, बस इसका इफेक्ट वैसा ही आ रहा है जैसे ये लॉ ब्रेक हो गया हो, ये लॉ को आपने इफेक्ट वैसे ही आ रहा है, बिना लॉ को तोड़े आपने लॉ का जो पर्पस है वो खराब कर दिया। सो आवर सेकंड पॉइंट इज, if it is of such a nature, if it would permit it, would defeat the provisions of any law, directly law breach नहीं होगा but it would defeat the provisions of any law। तो हम कहेंगे कि सर मिस्टर एक्स और वाई ने ये जो ऐसा एग्रीमेंट बनाया था ना दोस्ती में, ये it is defeating the provisions of the law, so it is not having a lawful objective। so since it is not having a lawful objective, ऐसे एग्रीमेंट्स कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराए जा सकते हैं, they are not having लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। देखिए एन एक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ चलिए सर लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं होगा यदि वो एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट
होगा या फिर जिस ऑब्जेक्टिव से वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो फ्रॉडुलेंट होगा, वो किसी को धोखा देने की नियत से, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक, ऐसे लोगों के साथ में फ्रॉड करने के नियत से बनाया जा रहा है, तो फिर वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। सर कैसे? एग्जांपल देखो, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग गेन्स एक्वायर्ड बाय फ्रॉड। सर ए बी और सी ने एक एग्रीमेंट बनाया, हम लोगों के साथ में धोखा करेंगे, उससे जो भी हमको फायदा होगा वो हम आपस में तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 33.33% के उसमें शेयरिंग रेशियो में। तो सर इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉडुलेंट, सो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। फोर्थ, an agreement is not said to be having a lawful object if it involves or implies injury to person or property of another। वो किसी आदमी को इंजरी करने के लिए बनाया जा रहा है। ए ने बी के बोला, ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि जाओ सी को किडनैप करके लाओ, सी को बीटिंग करो, सी का मर्डर करो। वो यदि ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ में बनाया जा रहा है, या फिर ये तो हो गया पर्सन या प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ए ने बी के साथ में एग्रीमेंट किया, जा तो उसकी बिल्डिंग में आग लगा के आ जा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। सो इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, then it is said to be not having lawful object, ठीक है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन में 6 में से 4 पॉइंट कर लिए अपन ने। नंबर 1, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यदि वो लॉ में मना किया गया है तो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। नंबर 2, लॉ में तो मना नहीं किया गया है, लेकिन यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, देन आल्सो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, एंड देन द एग्रीमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, लोगों के साथ में धोखा करने के लिए बनाया जा रहा है। फोर्थ, इफ इट इन्वॉल्व्स or implies injury to person, or if it involves or implies injury to person or property of another, person or property of another, ठीक है। फिफ्थ, if courts regards it as immoral, यदि कोर्ट्स उसको इमोरलिटी की नजरों से देखता है। देखिए ये राइट जो है ना, ये आपको और मेरे को नहीं मिल रहा है कि अपन किसी चीज को इमोरल माने या नहीं माने। ये राइट किसको मिला है सर? केवल कोर्ट को मिला है कि वो किसी एग्रीमेंट को इमोरल मान सकता है या नहीं मान सकता है, ठीक है सर। तो इफ कोर्ट्स रिगार्ड इट एज इमोरल, देन इट इज such an agreement is said to be not having lawful object of consideration, ठीक है सर। कैसे? एक मैन था, उसने एक वुमन को, मैरिड वुमन को के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि ये ले 10 लाख रुपए, अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन कर और मेरे साथ में आके शादी कर ले। सर जहां पर आप ऑलरेडी एक मैरिड मैन या वुमेन को इस तरीके से एग्रीमेंट बना रहे हो उनके साथ में कि जाओ अपने हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स ऑब्टेन कर लो और मेरे साथ में शादी कर लो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमोरल एग्रीमेंट, एंड हेंस लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता है इसमें, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अ मैन who knowingly lets out his house for prostitution cannot recover rent, it being an immoral act। सर जिस आदमी ने अपना घर प्रोस्टिट्यूशन के लिए किराए पे दे दिया है, इमोरल एक्ट है। तो ये जो एग्रीमेंट है ना कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में घर काम लेना और मैं इसका 50,000 रुपए किराया वसूलूंगा, सो वो किराया नहीं वसूल सकता क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। हाँ, यदि लैंडलॉर्ड को पता नहीं था कि ये पे लेने वाला जो किराएदार है, टेनेंट है, ये बाद में यहाँ पर इमोरल एक्टिविटीज करने लग जाएगा, उसने तो नॉर्मल घर को किराए पे देने की बात करी थी, तो फिर वो जरूर रेंट रिकवर कर सकता है क्योंकि उसका इरादा कभी भी इसे इमोरल एक्टिविटी के लिए देने के लिए नहीं था, इसलिए वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि दिया ही उस एक्टिविटी के लिए सर, ये इमोरल कामों के लिए दिया जा रहा है, सो इट इज नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल
कंसिडरेशन। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर ऐसा डिसाइड किया लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने कि यदि तुम इस घर को नॉर्मल घर की तरह काम लेते हो तो इस घर का किराया होगा 15,000, लेकिन तुमने इसको जुआ घर की तरह काम लेना चालू कर दिया तो इसका किराया होगा 25,000 रुपीज। सर फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ ये वैलिड एग्रीमेंट हुआ या वॉइड एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपको जवाब देना है सर कि देखिए इसमें अपन है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉफुल पार्ट को और अनलॉफुल पार्ट को। तो यदि घर इफ इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रेगुलर हाउस तो फिर तो ये 15,000 रुपए वसूल सकता है क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो गया। बट यदि ये वाला पार्ट है तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा क्योंकि ये गलत एग्रीमेंट है, इसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो सर इसमें लैंडलॉर्ड 25,000 रुपए नहीं वसूल सकता। ठीक है सर, उस तरीके से डिफरेंशिएट करना है इसको। और छठा है जहां पर आपके द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट में इफ इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी देन इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, तब उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा इफ इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। सर कैसे, आइए 6 चीजें देखते हैं जहां पर एन एग्रीमेंट और जहां पर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। नंबर 1, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने डायरेक्टली मना कर दिया तो भी वैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं। नंबर 2, इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर कि आपने डायरेक्टली तो लॉ नहीं तोड़ा लेकिन इनडायरेक्टली वैसा ही काम कर दिया जैसे लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर दिया। नंबर 3, इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, वो किसी के साथ धोखा करने के लिए बनाया जा रहा है। नंबर 4, it is not having agreement is not having lawful object or consideration if it involves or implies injury to any person or his property। ठीक है। Number 5, no lawful object or consideration if the court regards it as immoral। And number 6, if the agreement is opposed to public policy then it is not having lawful object or consideration। Now let's discuss what are the agreements which are opposed to public policy। तो सर पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि सर जो लार्जर पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखती है या पब्लिक इंटरेस्ट की बातें होती हैं वो पब्लिक पॉलिसी होती है। यदि कोई एग्रीमेंट ऐसा बन रहा है जिससे पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज या पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा हो सो दैट एग्रीमेंट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी फॉर एंड does it is not having lawful object or lawful consideration। For example, सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरियां आई थी, मिस्टर एक्स को नौकरी की जरूरत थी, जो भी यहाँ एचआर मैनेजर था उसको बोला 10 लाख रुपए दूंगा ये नौकरी मेरे को दे दे। सर दिस एग्रीमेंट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन बिकॉज सर यहाँ पर जो कंसिडरेशन है इट इज इनटू द नेचर ऑफ ब्राइब। Number 1. Number 2, this agreement is opposed to public policy, sir। This agreement is opposed to public policy। Why? Sir, it is hampering public welfare at large। इस आदमी ने और इस एचआर मैनेजर ने ऐसा एग्रीमेंट बना के ये काम किया है जिससे पब्लिक के लिए जो नौकरी की सीट्स थी उसमें से एक खराब हो गई। सो द पब्लिक वेलफेयर इज गेटिंग हैम्पर्ड और पब्लिक इंटरेस्ट इज गेटिंग हैम्पर्ड एट लार्ज। ठीक है, तो ऐसा काम करने से आपने पब्लिक में किसी एक योग्य आदमी की सीट खाली है तो आप दिस एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओम और प्रियांशु समझ में आ रहा है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन का चैप्टर? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत क्यों बेटा, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सर अभी थोड़ा फिर रिवाइज भी खुद से करूंगा तो फिर समझेगा अच्छे से। एग्जैक्टली, रिविजन इज द की टू सक्सेस। जैसे ही मैंने पढ़ाया यदि उसके बाद में अगली क्लास थोड़ी सी देर से है तो हाथों हाथ 15 मिनट लगा के रिवाइज कर लो। यदि हाथों हाथ क्लास है तो आप लोग वापस आके उसी दिन में रिवाइज करके अपने नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, चीज परमानेंट मेमोरी में जाएगी और एग्जाम में याद आएगी कि कैसे सर ने बताया था, उससे रिलेटेड बात लग रही है, आंसर आता है। लेट्स अटेम्प्ट इट वाइजली एंड गेट द मार्क्स। ठीक है, यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि फास्ट ट्रैक में गाड़ी चल रही है।
चलिए, सो ये तो हो गया एन एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब कई बार क्या होता है यार, ऐसे एग्रीमेंट्स भी बनते हैं, देखो कैसे, कि आपने सुना है ना पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे करके बहुत सारे अपने यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को ये उपाधियां देती हैं, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है। तो यदि आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल से ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ऐसी ये जो उपाधियां हैं, इनको खरीदने लग गए पैसे देके, so that is against public interest or public welfare, that it is an agreement which is not having lawful object or consideration। ठीक है सर। एक और चीजें देखो जो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होती हैं सर, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं थिंग्स विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर के। जैसे कि सर ट्रेडिंग विद एनिमी, ट्रेडिंग विद एनिमी। सर ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी अपन ने अभी थोड़े टाइम पढ़ा था ना सर, एलियन, हर एलियन एनिमी नहीं होता है। वो एलियन जो हमारी कंट्री में रह रहा है और उसकी कंट्री से हमारी कंट्री ने वार डिक्लेयर कर दिया है, तो वो एलियन क्या बन जाएगा, एलियन एनिमी। वार के दौरान आप उससे यदि धंधा करते हैं तो आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो फायदा कहाँ देगा, अपनी खुद की कंट्री में ले जाएगा, खुद की कंट्री में ले जाएगा तो उसकी कंट्री हमारे खिलाफ हमारा ही पैसा वॉर में यूज करेगी। सो ट्रेडिंग विद एनिमी हैज बीन कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, वेलफेयर एट लार्ज ऑफ पब्लिक इज गेटिंग हैम्पर्ड। ठीक है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, और ये दो चीजें साथ में देखना, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि आप लॉ की जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसिक्यूशन की जो चलती है, एक दूसरे पे केस करने की चलती है, उसके साथ में आप कुछ गलत काम कर रहे हो। ठीक है, यू आर डूइंग एन अब्यूज ऑफ जस्टिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने देखा कि बी सी का मर्डर कर रहा है, ए ने देखा कि बी सी का मर्डर कर रहा है, ए ने चुप रहने के लिए ए और बी ने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट बना लिया कि जाके कोई गवाही देने की या पुलिस रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पकड़ 1 लाख रुपए। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट बना है, इट इज स्टिफलिंग विद द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इट इज एन अब्यूज ऑफ जस्टिस। ऐसे एग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, हेंस दे आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, एक पब्लिशर की फर्म्स थी, प्रिंटर्स या पब्लिशर्स की, मिस्टर एक्स आए, इन्होंने इस पब्लिशर को बोला कि तू मिस्टर वाई के खिलाफ गंदी गंदी बातें छाप, ये अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, स्मगलिंग करता है, इसकी मशीनें, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं भरता है, ये टैक्स नहीं भरता है, ये सारे गंदे काम करता है, और तेरे पे जब भी केस करेगा जितने भी रुपए की पेनल्टी लगेगी वो सारा मैं तेरे को इंडेमनीफाई करता हूँ, 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, जितना भी देर से वसूला जाएगा वो सब मैं भर दूंगा, एक बार इसको बदनाम कर। ठीक है, ये क्या है, this is stifling prosecution, not, this agreement is not having lawful object or lawful consideration। ठीक है, so sir trading with enemy, stifling prosecution are against public policy, hence not having lawful object, lawful consideration। ठीक है, इसी के साथ में अपन पॉइंट नंबर 5 पहले देखते हैं, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। दोनों करीब करीब एक जैसे ही पॉइंट है, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। सर ए ने एक जज साहब के साथ में एग्रीमेंट बनाया, आपने मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। होता सब है दुनिया में, सब ऐसी ही बातें होती है, न केवल लोअर कोर्ट में बट हायर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, सब जगह ऐसी ही बातें होती हैं। लेकिन सर, लेकिन एक्चुअल में सच एग्रीमेंट्स आर interfering with the course of justice and thus they are not having lawful object and consideration। ठीक है, so they are void agreements and they are opposed to public policy। अब देखो, एक तो बात ये हो गई, सिविल केसेस में, सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल दो तरीके के केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस में सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, सिविल में फिर हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि
एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया तो उसके घर वालों के साथ में सेटलमेंट कर रहा है कि मर्डर कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, केस नहीं करना, मामला रफा दफा करो, नहीं। अ क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन इज क्राइम अगेंस्ट द होल स्टेट, ठीक है। वेराज दूसरी चीजें है ना, सिविल जमीन खरीदने बेचने में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर सेटलमेंट कर लो यार, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मर्डर करने के बाद सेटलमेंट नहीं करना, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं करना, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जज को देके अपने फेवर में डिसीजन नहीं करवाना। नेक्स्ट तो ये हो गया स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आता है कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस, सर क्या है ये? अब देखो दोनों ही एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले डिटेल देखते हैं इनकी। कैंपर्टी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर एक गांव का मोथा आया, गांव का मोथा मतलब समझते हो, ये ही इज अ विलेजर, दिस मिस्टर वी इज अ विलेजर, ठीक है। विलेज में इसके भाई बंधुओं ने, चाचा काका बाबाओं के लड़कों ने इसकी जमीन हड़प ली। अब विलेजर आया केस करने के लिए कोर्ट में, कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया किससे हेल्प मांगे, कैसा पैसे इकट्ठा करे, ठीक है। तो कैंपर्टी में एक वकील साहब थे, वी के वकील साहब, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया इसके साथ में। कैसा एग्रीमेंट बनाया? चल मैं A to Z तेरी सारी मदद करूंगा, केस फाइल करने से लेके और उसमें पैसा लगाने तक। मान ले मेरा 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है, ये जमीन जब तेरे नाम आ जाएगी, ठीक है, तो उस जमीन का 25% हिस्सा, 20% हिस्सा मेरा होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज कैम्फर्टी। व्हाट इज कैम्फर्टी? कैम्फर्टी जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को असिस्ट करती है कोई लीगल एक्शन लेने में या रिकवर करने में अपना पैसा या प्रॉपर्टी, और जब पैसा रिकवर हो जाता है तो शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। जो भी प्रोसीड मिलेगा ना तेरे तेरे को, जब केस तेरे फेवर में आ जाएगा, तेरे को जमीन मिल जाएगी तो उसकी 25% जमीन, 20% जमीन मैं लूंगा। ये तो हो गया कैम्पर्टी का एक चेहरा कि सर मैं 20% पैसा लूंगा। कैम्पर्टी का दूसरा चेहरा, सर जमीन जब मिल जाएगी तो 50% पैसा मैं लूंगा, 50% जमीन मैं लूंगा, 75% मैं लूंगा। ये हो गया कैम्पर्टी का दूसरा चेहरा। तो कैम्पर्टी यदि इस तरीके के है, कैम्पर्टियस एग्रीमेंट है, तो उससे सभी पार्टीज विन विन सिचुएशन में वो वैलिड है, इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। लेकिन जब कैम्पर्टी इस नेचर में आ जाती है ना, सो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट or lawful consideration. Hence, such agreements are void agreements. Not again, they are not having public policy. They are against the public policy. कैम्पर्टी के दो चेहरे, कैम्पर्टियस एग्रीमेंट कैन बी वैलिड एग्रीमेंट, इट कैन बी वॉइड एग्रीमेंट। सर समझ में आया कैम्पर्टी का मतलब? और वो वैलिड और वॉइड दोनों हो सकते हैं, समझ में आया जिग्नेश, कृष्णा, हाँ सर। मानस? हाँ सर। अब आते हैं मेंटेनेंस पे। सर मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स हमेशा ही वैलिड होंगे, ये कभी वॉइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होंगे और ये कभी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं हो सकते हैं। मेंटेनेंस में क्या होता है सर, सिंपली समझना। मेंटेनेंस में आप सेम गांव के मोते, आप किसी के पास में मदद मांगने आए, किसी को आप पे दया आ गई, कोई आपका शहर में रिलेटिव बैठा था या कोई बैठा था, उसने कहा चल मैं तेरे को 10 लाख रुपए तक फंड करता हूं, जब तू केस जीत जाए तो मेरे को 10 लाख रुपए वापस कर देना। यहाँ मैं आपकी केस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा हूं, मैं कोई कट नहीं ले रहा हूँ। या फिर चल 10 लाख रुपए जो है वो मेरे को जितना भी बैंक इंटरेस्ट है उसके समेत दे देना, उतना मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई कमाई नहीं है। तो वो कहाँ आ जाएगा सर? मेंटेनेंस में आ जाएगा। यहाँ पर कोई कमाई वाली बात नहीं हो रही है, हम सिंपली आपको केस मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। तो ये तो कभी भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होगा, ये कभी, ये जस्ट आप किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। What is maintenance? It is agreement to give financial assistance or otherwise to enable the person to help bring or defend legal proceedings, whereas the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter. जिस मैटर में मदद कर रहे हैं ना उसमें रिश्तेदार की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस। जबकि इधर असिस्ट कर रहे हैं एक्शन लाने में, रिकवरिंग मनी में, प्रॉपर्टी में, एंड शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन में। सर कैम्पर्टी कैन बी वैलिड, कैम्पर्टी एग्रीमेंट कैन बी वॉइड, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम, कितना आपने मांग लिया है।
जबकि मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो है वो हमेशा वैलिड ही होते हैं। सो किस तरीके से कितना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कितना नहीं, ये आपको आ गया। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, सर सेल ऑफ पब्लिक टाइटल पद्म भूषण पद्म विभूषण ये समझा दिया आपको मैंने, ये तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। सर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज भी सर अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिसेज, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस दे आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर कैसे? एक पर्सन थे ए, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काफी समय से काम कर रहे थे, 58 इयर्स की उनकी एज थी, 60 पे रिटायरमेंट था। दूसरे पर्सन उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनको ध्यान था कि जब मिस्टर ए रिटायर होंगे तब मुझे ही प्रमोशन मिलना है नेक्स्ट लाइन में, और कोई नहीं है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि सर आप 2 साल जल्दी रिटायर हो जाइए, मैं आपको आपको रिटायरमेंट पे जो पैसा सरकार से मिलेगा वो भी मिल जाएगा, 2 साल नौकरी भी करने की जरूरत नहीं, और मैं अपनी तरफ से आपको 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। सो दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज